जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग आज से देखेंगे राष्ट्रपति के विषय में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के विषय में देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के विषय में, इनका चुनाव प्रक्रिया, इनको कौन सी शक्ति प्रदान है, और इनके वीटो के विषय में देखेंगे, वीटो पावर के विषय में, साथ ही साथ इनका चुनाव प्रक्रिया में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं इसको भी देखेंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे, वन बाय वन करके। सबसे पहले देखते हैं, भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट होता है, समझ लीजिए, प्रथम नागरिक को माना जाता है। जैसे कि आर्टिकल जो अगर देखा जाए तो आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक, जो कि भाग 5 आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक क्या संघ की जो कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन है? राष्ट्रपति को हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मंत्रिमंडल, और साथ ही साथ महान्यायवादी को भी शामिल किया गया है, जो कि कार्यपालिका का ये सब पार्ट है। तो 52 से लेकर 78 तक वो आर्टिकल याद करिएगा। इससे एक ये होता है ना कि जैसे मान लीजिए आर्टिकल आपको इसके बीच में पता नहीं है, लेकिन एक एलिमिनेट करने में जब क्वेश्चन आ गया, ऐसा लगेगा आर्टिकल राष्ट्रपति के विषय में पूछ दिया, कुछ ऐसा आर्टिकल 52 के विषय में कुछ पूछ दिया, और उसमें ऑप्शन में है आर्टिकल 52, और इसके अलावा आर्टिकल 30 और आर्टिकल 80 दिया, ऐसे करके दिया। तो आप एलिमिनेट करके आप कहोगे हाँ यार आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका का विषय में डिस्कस किया गया है, तो आप एटवंस बिना कोई सोचे हुए आप तुरंत आंसर टिक कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा राष्ट्रपति जो है भारत राज्य का प्रमुख होता है, और भारत का प्रथम नागरिक तो होते हैं, और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, ये बिल्कुल डिफरेंट चुनाव होता है। क्योंकि देखिए राष्ट्रपति का चुनाव इसको इसलिए डिफरेंट किया गया है क्योंकि खर्चों से बचाने के लिए बहुत सारा खर्च हो जाता है, खासतौर से चुनाव में। देखिए लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, इसके अलावा ग्राम प्रधान का चुनाव, मतलब बहुत सारा इलेक्शन में हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शन होता ही रहता है। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बचाने के लिए इसका जो मेथड है डायरेक्टली रूप से जनता नहीं चूज करती है, इनडायरेक्ट रूप से जनता का ही एक निर्वाचक मंडल होते हैं। निर्वाचक मंडल में देखिए निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा निर्वाचित किया जाता है राष्ट्रपति का चुनाव, या राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए निर्वाचक मंडल क्या होते हैं, इसको कॉलेजियल सिस्टम कहते हैं। निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग होते हैं? निर्वाचक मंडल बोला गया है कि एक समझ लीजिए ग्रुप है, इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य, साथ ही साथ राज्य विधानसभा जो एमएलए होंगे, सभी राज्यों की विधानसभा, निर्वाचित विधानसभा के सदस्य, और साथ ही साथ देखिए दो ऐसा यूनियन टेरिटरी जो कि दिल्ली और पुडुचेरी है, जहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट होता है एमएलए का, ठीक है, विधानसभा का। तो इनके जो यूनियन टेरिटरीज है दिल्ली और पुडुचेरी के जो निर्वाचित विधानसभा सदस्य हैं, इनको भी शामिल किया गया है। तो इस तीनों लोग को इनके वोटों को काउंट किया जाता है, इनके वोटों का एक मूल्य निकाला जाता है। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि इनके वोटों को कैसे काउंट किया जाता है। तो अगर एक विधायक के मत का मूल्य निकालना है, अब विधायक के मत का मूल्य भी वेरी करता है कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है। अगर वो विधायक यूपी से बिलोंग करता है तो उसके वोटों का जो मूल्य होगा बिल्कुल ही अलग होगा, और जो मान लीजिए केंद्र शासित प्रदेश मान दिल्ली से बिलोंग करता है तो वहाँ के वोटों का, विधायक के एक मतों का जो मूल्य है, मत का मूल्य है, जो एक विधायक का मत का मूल्य, उसका भी अलग होता है। तो बिल्कुल अलग होता है, वो डिपेंड करता है कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं विधायक, ठीक है। तो अगर एक विधायक के वोटों का काउंट करना है तो एक विधायक के मूल्य, मत का मूल्य कितना है, तो देखिए इसका लिए एक फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला है कि जितने राज्य की पॉपुलेशन होगी, राज्य की जनसंख्या, ठीक है, बटे के या अपान में कर सकते हैं जो एक विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। तो निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या मतलब टोटल सीटों की संख्या। तो टोटल सीटों की संख्या मान लीजिए यहाँ पे एमएलए के सीटों की संख्या टोटल, और इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हम एक निकाल रहे, जैसे यूपी के एक विधायक के मतों का मूल्य निकालना है तो कैसे निकालें? तो राज्य की कुल पॉपुलेशन मान लीजिए 20 करोड़ हो गए, ठीक है, 20 करोड़ बटे के
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख या करोड़। ठीक है, 20 करोड़ हो गया। और बटे ये क्या है, एक विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, तो 404 होता है, जो कि एक जिसमें से होता है कि एंग्लो इंडियन द्वारा होता है, एंग्लो इंडियन, तो 403 हो गया। तो हम एक अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं 400। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए 3 शून्य यहाँ पे, 2 शून्य इधर, तो 5 शून्य कट गया, 3 इधर से, 2 इधर से, 5 शून्य कट गया और 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो एक और शून्य रहेगा, तो कितना हो गया यहाँ पे 2000 है, 2000 4 से डिवाइड कर, 4 5 20, तो लगभग 4 5 20 20 करोड़ ना, 4 5 20 लगभग 500 हो रहा है। तो देख लीजिएगा कैलकुलेशन मेथड। तो ठीक है, और अगर अलग स्टेटों का निकालेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल ही अलग रहेगा। तो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कैसा है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा अगर एक संसद सदस्यों के मतों का मूल्य देखना है, तो एक संसद सदस्यों के मतों का मूल्य निकालना है, तो देखिए इसके लिए क्या करना, सिंपल फार्मूला इसके लिए है कि जो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य, अभी आपने जो निकाला होगा, तो उसको जैसे मान लीजिए आपने यूपी का निकाल लिया, तो सभी मतों का मूल्य निकाल लेंगे, सभी विधायकों का, साथ ही साथ हर स्टेटों का भी इसमें काउंट किया गया था। मतलब टोटल ओवरऑल जितने भी भारत में विधायक होंगे, सारे विधायकों के मतों का मूल्य को काउंट कर लीजिए। मान लीजिए, तो यहाँ पे लिख लीजिए विधायक के मतों का मूल्य अपान में जो संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या जितना रहेगा 545। ठीक है, 545, और तो यहाँ से क्या निकलेगा, एक संसद सदस्यों के मतों का मूल्य यहाँ से निकल जाएगा। तो टोटल सदस्य जितना रहेंगे इसका मूल्य निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि एक विधायक के मतों का मूल्य, एक संसद सदस्य के मतों का मूल्य कितना है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए एक सबसे पहले जितना भी मतों का मूल्य आएगा, निश्चित मतों का जो भाग आएगा उसका, तो कुल वैध मत जितना रहेगा इतना पाना हो, कुल वैध मत अपान 2 प्लस के 1, तो मतलब इतना हमें वोट एक, मतलब जो भी राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार होंगे उनको पाना ही होगा, तभी उनका जीत उनकी पक्की की जाती है। ठीक है, लेकिन देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में देखने को मिलता है, आमतौर पर आप देखते हुए कोई जनता अगर किसी को इलेक्ट करती है तो वोट देती है, तो उनके वोटों का मूल्य 1 होता है। ठीक है, आपने 1 मान लिया, लेकिन इसमें क्या प्रोसेस है, इसमें प्रोसेस है एक अल्टरनेट मेथड है। मत पत्र में उनको एक सीक्वेंस भरना होता है कि फर्स्ट नंबर पर किसको प्रायोरिटी रखेंगे, सेकंड नंबर पर किसको प्रायोरिटी रखेंगे, थर्ड नंबर पर जितने भी उम्मीदवार होंगे प्रायोरिटी के हिसाब से भरना होता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी किसको किसको रखेंगे। तो ठीक है, तो प्रायोरिटी के हिसाब से उनको रखना होता है उम्मीदवारों को। ठीक है, अगर टाई होने के कंडीशन में अगर टाई हो गया तो क्या होगा, जो सेकंड वरीयता को देखा जाता है, जो सेकंड प्रायोरिटी में वोटों को उनको फिल किया गया है, उनका नाम लिया गया सेकंड प्रायोरिटी में, तो उसको काउंट किया जाता है। तो उसमें अगर नहीं जीता तो थर्ड प्रायोरिटी वन में देखा जाता है। तो इस तरह प्रोसेस चलता रहता है, ऐसा नहीं होता है कि कोई नहीं जीत पाए, तो ऐसा तो फिर फाइनली क्या होता है, राष्ट्रपति यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा राष्ट्रपति का निर्वाचन मेथड देखा इतना अच्छा ढंग से। और इसके अलावा आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारे को डिस्कस करेंगे वन बाय। देखो भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय कार्यपालिका का मुखिया जो होता है भारत का राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल सही, और राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है, सबकी एक सीमा है। देखिए नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, डायरेक्टली रूप से जनता नहीं चुनती है, तो उसको क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष मतदान। उनको कौन चुनता है, एक कॉलेज क्या निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है, सभी राज्यों के विधायक होते हैं, और यूनियन टेरिटरीज खासतौर से दिल्ली और पुडुचेरी के विधायक, और उनके मतों का मूल्य निकाला जाता है, और साथ ही साथ संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कथन अवकार देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति जो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव से चुना जाता है, सही बात है बिल्कुल। और एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो होती है, जो संसद के दोनों सदनों राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनती है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव का किया जाता है, भारत के चुनाव जो किया जाता है, देखिए एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा भारत का राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में जो सदस्य होते हैं, संसद दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और साथ ही साथ दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देख लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो उसको देखते हैं। निर्वाचक मंडल के जो अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव जो है स्थगित किया जा सकता है। तो अगर निर्वाचक मंडल अपूर्ण है तो राष्ट्रपति का चुनाव क्या किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट एक और फैक्ट है, देखिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा। देखिए ये बहुत ही अच्छा मेथड है। पहले एक ऐसा सिस्टम था कि मात्र 10 या 15 समर्थक या अनुसमर्थक को ले जाना होता था। तो उसमें क्या होता था, बहुत सारे कैंडिडेट खड़ा होते, सभी लोग 10-15 लोगों को अपने पक्ष में कर लेते थे और वहाँ पे राष्ट्रपति के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते थे। तो बहुत सारे उम्मीदवार हो जाते थे। तो इसको देखते हुए बहुत सारा होच पोच की कंडीशन होने लगी। तो फिर क्या हुआ, फिर से एक नया सिस्टम बनाया गया जिसमें एक किया गया कि जो 50 प्रस्तावक होना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव का जो नामांकन मेथड होगा, कम से कम 50 प्रस्तावक और साथ ही साथ 50 अनुमोदक को भी होने चाहिए। तो टोटल 100 लोगों को एक उम्मीदवार के लिए 100 लोगों को लेकर आना जरूरी हो गया था, जो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि फिर बहुत सारे कैंडिडेट जो होंगे बाहर हो गया, ठीक है। फिर उनके पास 100 कहाँ से लोग आएंगे, तो इसके लिए फिर वही सिस्टम है कि कम से कम उम्मीदवार अपना, तो वैसे अब देखा जाता है आमतौर पर केवल 2 ही उम्मीदवार होते हैं, ठीक है। एक यूपीए की तरफ से, एक एनडीए की तरफ से, मोस्टली ऐसा देखा जाता है, क्योंकि देखिए 100 लोग को लाना बहुत ही आसान नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य जो होता है अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, आपने देखा है, मैंने बताया भी इसको। देखिए नेक्स्ट, लोकसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य जो होता है राज्यसभा के सदस्यों के मूल्य के समान होता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ही सही है, क्योंकि जो फार्मूला होता है लोकसभा, फार्मूला एक ही होता है। फार्मूला ये होता है कि जितने भी विधायक होते हैं, विधायक टोटल, चाहे वो यूनियन टेरिटरीज की बात करो या सभी राज्यों के विधायक जो एमएलए होते हैं, उनका टोटल मत उनका विधायकों के टोटल मत हर स्टेटों को उसको सभी को ऐड कर लिया जाता है। साथ ही साथ टोटल जो सदस्य संख्या है उसको भी लिया जाता है। टोटल जितना संसद में सदस्यों की संख्या है तो उसको लिया जाता है, लगभग माना जाता है। देखिए 545 लोकसभा के हो गए प्लस 250 आपका राज्यसभा का, जितने निर्वाचित होते हैं तो उसको लिया जाता है सॉरी, तो टोटल इसको काउंट कर लिया जाता है इस तरह एक संसद के सदस्य, तो टोटल जितने सदस्य होंगे उतना ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है, क्योंकि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। अगर राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होता है तो क्या होता है, निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। इसका मतलब आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए ये हर स्टेटों में लागू नहीं है, क्योंकि देखिए उच्च सदन जो है हर स्टेटों में नहीं है, मात्र 7 स्टेटों में है उच्च सदन। तो इनको जाहिर सी बात है इनका जो चुनाव होता है डायरेक्टली रूप से नहीं होता है, तो इसलिए इनको बाहर रखा गया उच्च सदन को, जो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के वोटों की संख्या जो हो उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति जो होती है जनसंख्या से तात्पर्य की यथा अनिश्चित जनसंख्या से है, जो 1971 की जनगणना द्वारा ये सब किया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 1971 रहेगा, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, जो उम्मीदवार के लिए आवश्यक है राष्ट्रपति के लिए, तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष
उम्र पूरा कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि 18 वर्ष की आयु में ही अगर वोट डाल लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति आप बन सकते हैं 18 वर्ष की आयु में, नहीं, कम से कम आपको 35 वर्ष का आयु पूर्ण कर लेना चाहिए। उसके अलावा देखिए, लोकसभा का जो सदस्य निर्वाचित करने के लिए उनके पास अर्हता रहनी चाहिए, योग्यता रहनी चाहिए, और अगर वह संघ सरकार हो या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण में या किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हुई। लाभ का पद का मतलब ये हो गया कि आप किसी भी गवर्नमेंट द्वारा लाभ, गवर्नमेंट द्वारा सैलरी अगर दिया जाती है तो इस तरह के पद पर नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। या आपको किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तभी आपको राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आप एलिजिबल है, ठीक है। आपको पता है 50 प्रस्तावों का 50 अनुमोदक होना चाहिए उनके नॉमिनेशन के लिए, और साथ ही साथ उनको रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये की जमानत राशि के भी रूप में जमा करना होता है जब नॉमिनेट करने के लिए जाते हैं, ठीक है। ये एक और इम्पोर्टेंट है, यदि उम्मीदवार डाले गए टोटल मतों का 1/6 भाग अगर प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं तो उनकी जो जमानत राशि 15,000 रुपया है उनको जब्त कर लिया जाएगा, उनको वापस नहीं दी जाती है, ठीक है। तो पहले जो प्रस्तावक संख्या थे, पहले जो 1997 से अगर पूर्व प्रस्तावक संख्या देखा जाए तो उस समय मात्र 10 थी, 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया था, होच पोच के कंडीशन को देखते हुए उसको बढ़ा दिया, 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक को कर दिया गया। और जो जमानत राशि थी 15,000 अभी है, उस समय थी 1997 में, 97 से पहले 2500 रुपया थी, तो इसको भी बढ़ा दिया गया है कि जो भी लड़े, जो भी उम्मीदवार कैंडिडेट खड़े हों तो बहुत ही गंभीरता से चुनाव लड़े, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य जो होता है राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उसे निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़ना होगा। तो अगर एक सांसद है या विधानसभा का सदस्य हैं तो राष्ट्रपति का अगर निर्वाचन में उनको कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा तो उनको सबसे पहले अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, क्योंकि एक लाभ का पद है। सांसद या विधानसभा के सदस्य जो है एक लाभ का पद है, गवर्नमेंट द्वारा इनको सैलरी दी जाती है, इसलिए इसको सदस्यता सबसे पहले छोड़नी होगी, ठीक है। उसके बाद ये लोग काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता जो निर्धारित किया करता है अनुच्छेद 57 के अंतर्गत निर्धारित करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद हुआ तो उस विवाद को कहाँ पे सौंपा जाता है, उस विवाद को कौन देखता है? तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति का अगर चुनाव में कोई विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय ही देखेगा, ठीक है। कोई स्टेट का मामला तो है नहीं कि हाई कोर्ट देखे, ये जाहिर सी बात है कौन देखेगा? सर्वोच्च न्यायालय। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है अपने पद ग्रहण के दिन से, ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किन्हें सौंपता है? राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है अपना त्यागपत्र। बाकी के जितने भी हैं लोग हैं राष्ट्रपति को सौंपते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति को सौंपेंगे, और इसके अलावा आप देखेंगे राज्यपाल हो गए, या इसके अलावा आप देखेंगे तो मुख्य न्यायाधीश होंगे, CJI होंगे, हर लोग क्या करेंगे? राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपेंगे। लेकिन राष्ट्रपति किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। यही थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, संसद के महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं एक बार कि राष्ट्रपति की जो सैलरी अभी कितने मिलती है। राष्ट्रपति की जो सैलरी जो है पहले 2018 से पहले अगर देखा जाए तो मात्र 1.5 लाख रुपये थी। नहीं सॉरी, हाँ, 2018 से पहले जो सैलरी थी राष्ट्रपति की उसमें मात्र 3 लाख रुपये थी। 3 लाख, ठीक है, 3 लाख रुपये थी। अभी कितना है? अभी बढ़ाकर 2018 में उनके पेमेंट को बढ़ाया गया, 1.5 लाख रुपये लगभग बढ़ाया गया। लगभग अब इनकी सैलरी हो गई है 5.08 लाख रुपये। टोटल अगर रेट कर दिया जाए तो प्रति माह 5.08 लाख रुपये इनको सैलरी को बढ़ा दिया गया है। इनका सैलरी हो गई है। साथ ही साथ उनको 1 लाख रुपये का जैसे और सुविधाएं जो होती है तो उनको दिया जाता है। अगर देखिए, सबसे पहली बात इनको पेंशन में मिलता है। अगर पेंशन में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो इनका पेंशन का 50% जो
पेंशन है इनके वाइफ को मिलेगी। ठीक है, तो और भी बहुत सारा प्रोसेस इनको होता है, बहुत सारा फैसिलिटी मिलती है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 में वर्णित प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभियोग चलाने का देखिए कुछ प्रोसेस, जैसे कि संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं तो उन पर महाभियोग चलाकर उनको पद से हटाया जा सकता है। साथ ही साथ देखिए संविधान का उल्लंघन का जो शब्द है ये कहीं परिभाषित नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है। ठीक है, और सबसे पहले देखिए आप महाभियोग चलाने के लिए भी आपको तुरंत नहीं चला सकते हैं। ठीक है, महाभियोग के आरोप में सबसे पहले संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहाँ पे आपको प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद जो सदन के 1/4 सदस्य क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, जिस सदन ने आरोप लगाया कि संसद का संविधान का उल्लंघन होगा तो उस संविधान से उस संसद से 1/4 सदस्य हैं उनका हस्ताक्षर होना चाहिए, और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही नोटिस दिया जाना चाहिए कि वहाँ उन पर क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा रही है। और 14 दिन नोटिस के बाद लगभग 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। ठीक है, पास करके दूसरे सदन में भेजना होता है कि हाँ दूसरे सदन में भेजेंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा रही है, 2/3 बहुमत से पास करके। जब दूसरे सदन में क्या, दूसरा सदन का काम ये रहेगा कि उसको जांच करना है, आरोपों की जांच करना है कि ऐसी सही है या नहीं है। अगर दूसरा सदन भी इस आरोपों को सही पाएगा तो फिर क्या करेगा, वो भी महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करेगा। 2/3 बहुमत से दोनों जगह से पारित करना होगा। जब वहाँ से पारित हो गया तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने के जितना डेट होता है उस डेट से फिर हटा दिया जाता है या हटाना होगा। ठीक है, तो महाभियोग भी एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के जो रिक्त होता है पद होता है, या तो 5 वर्ष के कार्यकाल में रिक्त कर दिया जाए, या तो उनके वो खुद त्याग दे दे उपराष्ट्रपति को, या तो महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाए, या उनकी मृत्यु पर, या यदि वो पद ग्रहण करने के लिए अर्हक न हो या निर्वाचन अवैध घोषित हो जाता है, तब ये 5 कंडीशन में उनको अपने पद को रिक्त करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। महाभियोग आर्टिकल 61 में वर्णित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति में महाभियोग का आरोप जो है लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में। हम लोग देखें अभी 14 दिन पहले उनको नोटिस देना होगा महाभियोग के लिए। राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग अधिकार का भाग नहीं है, तो राज्य की विधानसभाएं जो है महाभियोग का भाग नहीं है। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की जो प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसको हम लोग देख लिए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाले रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचक अवश्य होना चाहिए। रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर ही निर्वाचन कराकर राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हट जाता है तो या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को निभा नहीं पा सकता, तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद पर 6 माह तक बने रह सकते हैं। उसके बाद 6 माह के अंदर ही चुनाव कराकर राष्ट्रपति बना दिया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत का राष्ट्रपति का पद रिक्त है, उसके बाद कोई उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त है या नहीं है, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश CJI हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए भारत का कार्यपालिका जो अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति है, एग्जीक्यूटिव हेड है राष्ट्रपति है। जो कार्यकारी शक्तियाँ इसको विषय में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कार्यपालिका शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति के आर्टिकल 53 में, अनुच्छेद 53 में निहित है। देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, बिल्कुल ही सही है। कार्यपालिका शक्ति का व्यवसाय चलाने से संबंधित नहीं है, तो ये भी सही है, व्यवसाय चलाने का मतलब नहीं होता है। देखिए भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अपने शक्ति का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले कार्यकारी शक्ति देख लेते हैं। कार्यकारी शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यकारी शक्ति, जितनी भी शक्तियाँ कार्यकारी शक्ति इनके पास, विधायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति या न्यायिक शक्ति,
कूटनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्तियाँ, ये 7 प्रकार की शक्तियाँ उनको दिया गया है। तो पहला शक्तियाँ देखते हैं कार्यकारी शक्ति। ठीक है, थोड़ा सा पता होना चाहिए, हम लोग अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा ढंग से डिस्कस करें तो और भी अच्छा होता है। कार्यकारी शक्तियों के विषय में देखते हैं। कार्यकारी शक्तियाँ जो होती हैं मतलब भारत सरकार के जो सभी शासन संबंधी कार्य होते हैं राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। इसके अलावा देखिए वह नियम बना सकते हैं और उनके नाम पर जो दिए जाने वाले आदेश है या अन्य आदेश जो है वो सब वैलिड होते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार जो है वह ऐसा भी नियम बनाते हैं जो कि केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके, और वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, और महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, उनके वेतन का निर्धारित करते हैं महान्यायवादी जो होते हैं। महान्यायवादी जो राष्ट्रपति के पश्चात जो उनके ऊपर डिपेंड करता है कब तक अपने पद पर बने रहेंगे महान्यायवादी। ठीक है, महानियंत्रक लेखा परीक्षक हो गए, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, अन्य चुनाव आयुक्त हो गए। इसके अलावा जितने भी संवैधानिक पद हैं, वित्त आयोग पद, लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं, लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, वित्त आयोग के सदस्य व अध्यक्ष, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा देखिए जितने भी प्रशासनिक और विधायिकी कार्यों के प्रस्ताव संबंधी जानकारी है वो प्रधानमंत्री से कर सकते हैं, जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा काम है कार्यकारी शक्तियाँ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रपति का कोई भी मामला, देखिए क्वेश्चंस, मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का जो अधिकार है आर्टिकल 44 के संविधान संशोधन द्वारा वर्णित किया गया है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर भंग कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हम लोग कार्यकारी शक्तियाँ देखे हैं, अब देख लेते हैं विधायी शक्तियाँ। सारे शक्तियों को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। विधायी शक्तियाँ में क्या है कि संसद जो है, देखिए 108 आर्टिकल की बात हुई तभी हमको याद आ गया कि विधायी शक्तियों को बता देना चाहिए। इसमें क्या संसद जो राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों की बैठक बुला सकते हैं और कुछ समय के लिए उसको स्थगन करना है या लोकसभा को विघटित करना है तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। साथ ही साथ संसद के जो संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त अधिवेशन भी राष्ट्रपति कर सकते हैं, और जिसकी अध्यक्षता, देखिए अधिवेशन तो कर सकते हैं, बुला सकते हैं, आह्वान कर सकते हैं अधिवेशन के लिए, आप आइए बैठिए और बात करिए, लेकिन जो इनका अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। और प्रत्येक वर्ष के जो नया चुनाव होगा उसका जो प्रत्येक वर्ष संसद जो पहला अधिवेशन होगा, संसद का जो पहला अधिवेशन होगा, जैसे हमारे लोकसभा में इलेक्शन हुआ और जब पहली बैठक हुई तो उसका जो अध्यक्षता या संबोधन होगा वो राष्ट्रपति ही करेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए बहुत सारा काम है जो कि विधायी कार्यकारी शक्तियाँ, देखिए विधायी शक्ति बहुत सारा कार्यकारी। इसके अलावा देखिए 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं जो कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े होते हैं, और जो आंग्ल भारतीय होते हैं, आंग्ल भारतीय उनको भी मनोनीत कर सकते हैं। और चुनाव आयोग से परामर्श करके संसद सदस्यों की जो एलिजिबिलिटी पर प्रश्न होता है उसको भी, उस पर भी जो भी निर्णय लेना होता है वो निर्णय लेते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है हम लोग पढ़ेंगे आगे, जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, राष्ट्रपति महोदय के ऊपर डिपेंड करता है कि वो विधेयक को स्वीकृति दें या नहीं दें। ठीक है, या कुछ समय तक स्वीकृति को सुरक्षित रखें। अगर धन विधेयक है तो उसमें क्या होता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। धन विधेयक है तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन दोबारा पास होकर जैसे ही वापस आएगा संसद द्वारा तो उसको राष्ट्रपति महोदय को हर हाल में उनको सहमति देनी ही होगी। ठीक है, तो ये है। अगर धन विधेयक नहीं है तो कुछ समय के लिए होल्ड रख सकते हैं। ठीक है, अपना वीटो का इस्तेमाल करके कुछ समय के लिए होल्ड रख सकते हैं, लेकिन धन विधेयक है तो धन विधेयक के लिए दोबारा पारित होने पर उनको हर हाल में सहमति देनी ही होगी। ठीक है, और यही कंडीशन, देखिए यही कंडीशन राज्य विधायिका पे होती है। कुछ राज्य विधायिका हो गया, कोई राज्य विधेयक है, सेम कंडीशन होती है। लेकिन अगर धन विधेयक है तो उसमें क्या होगा, अगर धन विधेयक है तो उसको फिर से राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस कर देते हैं, धन विधेयक है तो। और दोबारा पास होने पर इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में जो राज्य विधायक होगा उसमें क्या होगा, हर हाल में राष्ट्रपति कोई ज़रूरी नहीं है कि बाध्य होंगे कि हाँ इनको स्वीकृति देनी ही होगी। ठीक है,
तो जो सामान्य विधेयक संसद द्वारा जो पारित विधेयक होता है तो उसमें जो धन विधेयक होता है उसमें दोबारा वापस आने पर उसको हर हाल में सहमति देनी होती है, लेकिन राज्य विधेयक में दोबारा जो धन विधेयक होता है दोबारा वापस आने पर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट देखिए डिफरेंस यही है, तो इसको आप याद कर लीजिए, बाकी सेम काम है, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, और भी बहुत सारे शक्तियाँ हैं उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, इसके अलावा हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद वित्तीय शक्तियाँ को। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो सही कथन है देखिए, वह संसद का एक संगठक है, वह प्रत्येक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं और वह किंचित परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकते हैं। देखिए अध्यादेश लागू करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। अध्यादेश के विषय में देखेंगे, जो पॉकेट वीटो है, वीटो शक्ति जो है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, भारतीय डाकघर विधेयक संशोधन अधिनियम। इसमें देखिए 1986 की बात है, 1986 की बात है, जब इसको थोड़ा सा 1986 की बात है, उस समय के राष्ट्रपति जो थे ज्ञानी जैल सिंह थे, उन्होंने भारतीय डाक संशोधन अधिनियम को अधिनियम जब पारित हुआ था तो उसमें क्या उन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था सबसे पहले। उस समय क्या था, जो डाक विधेयक है, भारतीय डाक संशोधन विधेयक, राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने पारित किया था इस विधेयक को। इसमें ऐसा माना जाता था कि प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है, तो इस संबंध में बहुत ही इसका आलोचना हुई थी और ज्ञानी जैल सिंह थी उस समय के राष्ट्रपति, उन्होंने इसको होल्ड कर दिया था, पॉकेट वीटो का प्रयोग करके उसको होल्ड कर रखा था, ठीक है। तो जैसे ये 1986 की बात है, 1989 में सरकार चेंज हुई, सरकार जो अगले राष्ट्रपति आर वेंकटेया रमन थे, उन्होंने इस विधेयक को क्या वापस कर दिया संसद के पास। और संसद में उस समय सरकार नई राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी, उन्होंने इस विधेयक को क्या कर दिया, रद्द कर दिया, जिससे क्या हुआ, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके जो भारतीय डाक संशोधन अधिनियम था इसको रद्द कर दिया गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा पॉकेट वीटो के विषय में। देखिए नेक्स्ट, एक राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्द में जिसे बोला जाता है जेबी निषेधाधिकार बोला जाता है, वह थे ज्ञानी जैल सिंह थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा जो संयुक्त पारित बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकता है, तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। तो वीटो शक्ति के विषय में जो दिया गया आर्टिकल 111 के अंतर्गत दिया गया है कि राष्ट्रपति उनको रोक सकते हैं, संसद दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं 111 के अंतर्गत। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अभी हम लोग डिस्कस किए थे, अगर विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकते हैं या अपनी स्वीकृति को क्या करते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन अगर बिल धन विधेयक बिल है तो दोबारा पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन फिर से दोबारा संसद द्वारा अगर विधेयक को पारित किया जाता है, दोबारा राष्ट्रपति के पास आने पर उन्हें स्वीकृति देनी ही होगी, ठीक है। सामान्य विधेयक है तो उसकी अलग बात है, लेकिन धन विधेयक है तो दोबारा आने पर स्वीकृति देनी ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का जो अधिकार है राष्ट्रपति को है, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है कि वह विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, विधेयक को रोककर रखना, किसी विधेयक से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना और किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए कहना, ये राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है, तो विधेयक पर स्वीकृति देने के दौरान आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं, अध्यादेश जारी करना विधायी शक्तियाँ हैं। देखिए विधायी शक्तियाँ हम लोग देख लिए हैं, कार्यकारी शक्तियाँ देख लेते हैं, इसके अलावा हम लोग एक वित्तीय शक्तियाँ भी देख लेते हैं थोड़ा सा। वित्तीय शक्तियाँ में क्या है, वही है जो हम लोग डिस्कस किए हैं कि धन विधेयक जो भी होगा राष्ट्रपति के पहले अनुमोदन या राष्ट्रपति के पहले स्वीकृति से इस संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। और वित्तीय शक्तियाँ में ये हो गया। दूसरा वित्तीय शक्तियाँ जैसे वार्षिक वितरण जो होता है, वार्षिक वित्तीय वितरण जो होता है या केंद्रीय बजट बोल सकते हैं, संसद के समक्ष रखा जाएगा।
समक्ष रखते हैं, राष्ट्रपति रखते हैं। और अनुदान की कोई भी मांग होती है तो उनके सिफारिश के बिना कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ जो कंटीजेंसी फंड होता है, जैसे आकस्मिक इमरजेंसी फंड होता है, तो उसमें अगर किसी को अग्रिम भुगतान की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले उनकी स्वीकृति होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये वित्तीय शक्तियाँ होंगी। अब देख लेते हैं न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ क्या होता है कि देखिए, वह उच्चतम न्यायालय, जो राष्ट्रपति हैं, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश, और उच्चतम न्यायालय वह उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और उच्चतम न्यायालय या मतलब सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है, तो किसी भी विषय पर सलाह ले सकते हैं, लेकिन वह मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे कि हाँ हमको मानना ही है। तो सुप्रीम कोर्ट से लेंगे ये सलाह, किसी भी विधि पे, किसी भी कानून पर सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे, ठीक है। और देखिए कुछ मामलों में क्या होगा कि न्यायिक शक्तियाँ, जैसे क्षमादान करने की शक्ति है इनके पास, प्राण दंड स्थगित करने की शक्ति है, और दंड में राहत देना, माफ़ी प्रदान करना, सब राष्ट्रपति के अंदर शक्तियाँ निहित हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए कूटनीतिक शक्तियाँ हैं, सैन्य शक्तियाँ हैं, क्योंकि सेना के जो भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, जो कि थल सेना, वायु सेना, जल सेना, तीनों प्रकार के सेनाओं का सेना प्रमुखों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। आपातकालीन शक्तियाँ, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आपातकालीन शक्तियाँ जो होती है, राष्ट्रपति जो है 3 कंडीशन में आपातकाल लगा सकते हैं। राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 में, और राष्ट्रपति शासन, आपने पता है राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, ठीक है। और वित्तीय आपात अभी तक लगा नहीं है भारत में, तो 360 में वित्तीय अनुपात राष्ट्रपति लगा सकते हैं। तो वित्तीय शक्ति, आपातकालीन शक्तियाँ किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा सारा। क्वेश्चन से देखते हैं। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति के पास वापस भेजता है, तब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति जो होता है आर्टिकल 123 के अंतर्गत देना होता है। तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है आर्टिकल 123 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जो है संसद के सत्र शुरू होने के बाद रखा जाना चाहिए या रखा जाना आवश्यक है, 6 सप्ताह तक रखा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है, देखिए, भारत के महानिवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और राज्यों के राज्यपालों को। इसके अलावा देखिए मुख्य न्यायाधीश हो गए, मुख्य न्यायाधीश को भी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री और शपथ दिलाते हैं प्रधानमंत्री को और उनके जो मंत्री होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। और भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध है। देखिए आर्टिकल 160 में उपबंध है कि संविधान जो है असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के निर्वहन हेतु उपबंध करता है। तो आर्टिकल 160 में दिया गया है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको बहुत ही अच्छी ढंग से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है कि वह राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करे। राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं, हर राज्यों के राज्यपाल। देखिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति जो है आर्टिकल 143 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। तो इस उनके बारे में ऐसा नहीं है, तभी हम लोग देखे थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान के अनुसार शब्द स भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। संसद के सदनों को संदेश भेजना शब्द स शक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति जो होती है एक न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति की क्षमा करने या क्षमा प्रदान करने की शक्ति जो है
क्षमा, लघुकरण, परिहार, विश्राम और प्रलंबन द्वारा होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त प्राधिकार है औपचारिक और विधिक होता है और साथ ही साथ संवैधानिक और नाममात्र का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को यह कर्तव्य है कि वे संसद के पटल पर रखवाए, क्या रखवाए, देखिए इसका राइट आंसर देखिए संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाए। देखिए वह संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति को नहीं है, तो वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना ये संवैधानिक विशेषाधिकार है कि जो राष्ट्रपति का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित अगर क्षेत्र घोषित करना हो या अनुसूचित घोषित करने को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को और संसद के राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल इसका तैयार करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति जो होता है ब्रिटिश राजा से बिल्कुल ही अलग है और भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रपति के पास अलग ही पावर है और भारत के राष्ट्रपति के पास बिल्कुल ही अलग पावर है। ठीक है, तो ये कारण जो है गलत है, कथन बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल ही सही है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से ही मिलकर संसद बनता है और संसद दोनों सदनों द्वारा जो पारित विधेयक है बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है, बिल्कुल ही सही है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति के पास होता है और प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां जो है विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, बिल्कुल गलत है। बस यही देखिए, तो रक्षा का जो रक्षा विभाग या रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर जो होते हैं राष्ट्रपति में नियुक्त होता है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे, जल सेना, नौसेना और स्थल सेना तीनों का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है और तीनों के प्रमुखों का जो नियुक्ति होती है ये भी राष्ट्रपति करते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे बिहार से थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी। 2 अवधि के राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो टोटल इनका टेन्योर रहा है 12 वर्ष इनका टेन्योर रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी। और देखिए इसका सही सम्मिलित करना है, राष्ट्रपति और अवधि, फारूक अली अहमद का जो अवधि है 1974 से लेकर 1977 तक और डॉक्टर संजीव रेड्डी का 1977 से 1982, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 69 तक और वीवी गिरी का जो कार्यकाल रहा है 1969 से 1974 तक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी और आर वेंकटरमन से राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति जो पद पर आसीन नहीं थे नीलम संजीव रेड्डी, इससे पहले जो डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और आर वेंकटरमन जो हैं उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद जाकर राष्ट्रपति हुए हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के रूप में किसको जाना जाता है जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, तो डॉक्टर राधाकृष्णन को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अरबपतियों में से ट्रेड यूनियन के आंदोलन से कौन संबद्ध रहा है, डॉक्टर वीवी गिरी जो राष्ट्रपति रहे हैं, वीवी गिरी संबद्ध रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति जिन्हें मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका जो कार्यकाल रहा है 2002 से लेकर 2007 तक कार्यकाल इनका रहा है। मुख्य न्यायाधीशों में से एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहे थे, तो वीवी गिरी जो है सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन सर्वोच्च न्यायालय में क्या हुए थे, उपस्थित हुए थे क्योंकि उनके निर्वाचन में विवाद हो गया था। कौन सा कथन सत्य है, देखिए राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की जो आयु है कम से कम 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है और भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कथन और कारण देखते हैं, अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, बिल्कुल ही करेक्ट है। क्या है लिखा, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चला सकता। देखिए
एक गलत है। देखिए उनको ऊपर देखिए अगर सिविल केस है, अगर उनका कुछ निजी केस है तो उसके ऊपर चलाया जा सकता है, लेकिन और सब क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस में उनको ऊपर चलाया नहीं जा सकता है। तो इसको ध्यान देने की बात है। किसी भी न्यायालय यहाँ पर लिखा पॉइंट, तो इसको ध्यान देने की बिल्कुल ही बात है। राष्ट्रपति का पद जो है संविधान के ऊपर होता है, तो ये गलत है। संविधान सबसे ऊपर, उसके बाद ही राष्ट्रपति हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रपति नोट में, राष्ट्रपति पर उसके व्यक्तिगत जो हैसियत से किए गए कार्य हैं, जो दीवानी न्यायालय जिसके सिविल मुकदमा है उनके ऊपर चलाया जा सकता है। क्रिमिनल केस राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो उनके ऊपर नहीं चलाया जा सकता जब तक अपने पद पर रहते हैं। तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो भारत गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में उनका क्रम रहा है, 12वां क्रम रहा है, और 2007 से लेकर 2012 तक उनका कार्यकाल रहा है, और उनका 14वां टेन्योर था कार्यकाल के अनुसार, और व्यक्ति के रूप में 12वां था। जब एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता तो उसके बाद वह अधिनियम बन जाता। जब तक राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं देता तो अधिनियम नहीं बनता। राष्ट्रपति की सहमति देते ही अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति लागू होती है राष्ट्रपति पर। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में बिहार का राज्यपाल रह चुके हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो हैं राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। और वर्तमान में देखा जाए तो रामनाथ कोविंद जो थे ये भी बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं और राष्ट्रपति बने थे, जो कि 2017 से लेकर 2022 तक रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था? एडविन ल्यूटियस द्वारा राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया गया था। तो आई होप आपको राष्ट्रपति के विषय में पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे उपराष्ट्रपति के विषय में, देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जिसको देखेंगे। ठीक है, देखिए अब देखते हैं उपराष्ट्रपति के चैप्टर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको भी देखते हैं उपराष्ट्रपति के विषय में। तो उपराष्ट्रपति देखिए, जो भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। तो इसको क्वेश्चनों को देखते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन से इसको देखते हैं। तो आपको पता है राष्ट्रपति के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पद है, सर्वोच्च पद है, तो वह है उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, तो अगर आधिकारिक क्रम से देखा जाए कि पद के हिसाब से, पद की वरीयता के क्रम से देखा जाए तो उपराष्ट्रपति का पद जो है राष्ट्रपति के पद के बाद आता है। ठीक है, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है भारत के उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, और संविधान के आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 में दिया गया है। आर्टिकल 64 में यह दिया गया है कि जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा वह उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, और इसके अलावा आर्टिकल 65 के विषय में देखें, 63 का आप विषय में समझिए, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा राज्यसभा का। और 65 नंबर आर्टिकल में है कि आर्टिकल 65 के तहत यह है कि जो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन है कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। और उस समय जो राज्यसभा के सभापति का, क्योंकि देखिए जैसे ही राष्ट्रपति का पद कुछ समय के लिए खाली हो गया या वहाँ पर ज़रूरत है कि राष्ट्रपति का पद का निर्वहन किया जाए तो उपराष्ट्रपति करेंगे, लेकिन सभापति का पद का निर्वहन कौन करेगा? तो जो राज्यसभा के सभापति का पद का निर्वहन जो करेगा उपसभापति करेगा। ठीक है, तो उपसभापति करेगा। जब सभापति नहीं रहेंगे तो उपसभापति जो है राज्यसभा के, वो सभापति के पद का निर्वहन करेंगे। ठीक है, और आर्टिकल, इसके अलावा देखिए आर्टिकल 97 में, जो कि बहुत ही आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, इसके अधीन होगा जो सभापति को संदेह वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा। जो सभापति राष्ट्रपति हो जाएंगे तो उस सभापति का वेतन भत्ता उनको नहीं मिलेगा, उनको राष्ट्रपति का वेतन भत्ता या मिलेगा। ठीक है, तो भारत का जो उपराष्ट्रपति का इलेक्शन, जैसे हम लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन देखे थे, राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या था? एक निर्वाचक मंडल था। निर्वाचक मंडल में था कि सभी राज्यों के विधानसभा सदस्य, निर्वाचित विधानसभा सदस्य, साथ ही साथ पुडुचेरी और दिल्ली के निर्वाचित विधानसभा सदस्य और संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है, तो ये तीनों मिलाकर निर्वाचक मंडल का रूप लेते हैं। फिर ये क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के इलेक्शन में। लेकिन अब उपराष्ट्रपति के विषय में देखा जाए तो उपराष्ट्रपति का जो पद है, इसमें उपराष्ट्रपति को सदा जनता द्वारा तो बिल्कुल नहीं चुना जा सकता है। इनको भी बिल्कुल वही परोक्ष विधि से चुना जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य हैं। ठीक है,
और इन्हीं के द्वारा निर्वाचक मंडल का निर्माण होता है। ठीक है, संसद दोनों सदनों के सदस्य। इसमें देखिए राज्य के जो विधानसभा सदस्य होते हैं इनको शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि देखिए ये अल्टीमेटली उपराष्ट्रपति को जो निर्वाचन जो काम होता है सभापति का काम होता है, राज्यसभा के सभापति का काम करते हैं उपराष्ट्रपति, और इनका स्टेटों से ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, जबकि उपराष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति का ताल्लुक राज्यों से भी होता है। तो इसलिए उनको उनके निर्वाचक मंडल में राज्यों के विधानसभा सदस्य को बनाया गया है निर्वाचक मंडल में, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल कौन दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और मनोनीत सदस्य, इसमें देखिए मनोनीत सदस्य भी होते हैं, निर्वाचित भी होते हैं, मनोनीत सदस्य भी होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधि में। ठीक है, और देखिए उपराष्ट्रपति के जो पद सैलरी है उनका 4 लाख रुपया है, संशोधन किया गया है, संशोधन करके 4 लाख रुपया प्रति माह कर दिया गया है। और सबसे पहले देखिए जैसे हम लोग राष्ट्रपति के अर्हताओं के बारे में देखें, योग्यताओं के बारे में देखें, इसी तरह उपराष्ट्रपति का भी यही सेम प्रोसेस है। इसमें भी भारत का नागरिक होना चाहिए उनको, और 35 वर्ष की वो आयु पूरा कर लेना चाहिए, तथा राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अर्ह हो। और इसके अलावा देखिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जो पब्लिक डिपार्टमेंट हो गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नई गवर्नमेंट द्वारा कोई भी सैलरी दी जानी चाहिए, तो उस तरह के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और देखिए जैसे हम राष्ट्रपति के चुनाव में क्या था, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की ज़रूरत थी, और 15,000 रुपये के जमानत राशि जमा होती थी नॉमिनेशन में। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के जो नॉमिनेशन में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की ज़रूरत होती है नामांकन करने में, और साथ ही साथ 15,000 रुपये RBI बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक में जमानत राशि के रूप में जमा करना होता है। तो ये उपराष्ट्रपति के विषय में देखे हैं। और इनका भी वही है, इनका भी शपथ होता है, और जो प्रोसेस होता है सब इनका प्रोसेस है। ठीक है, और देखिए इसमें देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए जो इनकी शपथ के विषय में, इनको शपथ कौन दिलवाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है। तो उपराष्ट्रपति को उनके पद की जो शपथ है राष्ट्रपति या उनके द्वारा जो नियुक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का जो शपथ है राष्ट्रपति दिलवा सकते हैं, या उनके द्वारा जो नियुक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा दिलवा दी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसी में डिस्कस करेंगे। सेम प्रोसेस समझिए राष्ट्रपति की तरह है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक और निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। और देखिए सही कथन नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। कथन देखते हैं, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए क्या होता, अर्हित होता है। कारण क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और उपयुक्त वक्तव्यों के परिक्षेप में सही उत्तर देखना है। तो दोनों ही कथन A और R दोनों ही सत्य है। R जो है A का एक मान्य स्पष्टीकरण है। उपराष्ट्रपति से संबंधित सही कथन देखिए, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव होता है। ठीक है, और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनका कार्यकाल 1952 से लेकर 1962 तक था। भारत का उपराष्ट्रपति देखिए, इसके विषय में कुछ कथन देखते हैं। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी होता है, और उनके पास से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है, और राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उनकी कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति की त्यागपत्र, अपदस्थीकरण और मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य जो है उपराष्ट्रपति करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, राज्य परिषद या राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति का या राज्यसभा का पदेश अध्यक्ष जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सभा की अध्यक्षता ऐसी व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है, इसका राइट है राज्यसभा। देखिए, ये महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत तथा उच्चायुक्त के पद पर आसीन रहे थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीवी गिरी और KR नारायणन जो है पूर्व राजदूत रह चुके हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हामिद अंसारी का जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जो क्रम था 12वां क्रम था, ठीक है, जो कि 2007 से लेकर 2017 तक इनका कार्यकाल था, ठीक है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति का जो संबंधी जितने भी क्वेश्चंस हो उस क्वेश्चनों को हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। अब कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रह गया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद, इसको भी इसी चैप्टर में कंप्लीट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है, सही कथन देखना है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। और ये आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदनों का सदस्य हो, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर सदस्य नहीं है फिर भी इनको चुन लिया जाता है और 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं किसी सदनों को संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना इनको अनिवार्य रूप से होता है। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में क्या सही है? प्रधानमंत्री जो होते हैं मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रधानमंत्री होता है नियुक्त होता है। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, केंद्रीय सरकार का मुख्य है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है कि दायित्वों का प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 78 में। 74 में क्या है देखिए, 74 के उपखंड 1 में इसमें है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा खुद का, ठीक है। अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन कौन हो सकते हैं? देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, साथ ही साथ राज्य मंत्री और कुछ उपमंत्री भी शामिल होते हैं। तो इनको सभी लोग को मिलाकर केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री। और नेक्स्ट, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है प्रधानमंत्री के पास होती है। संघ सरकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही, इसको देखना है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी भी मंत्री को प्रदान किया जाना है। संघ सरकार के संदर्भ में कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट सही कथन, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा और भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में ही होता है, क्योंकि लोकसभा ही विघटित होती है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रावधान जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति की विवेचित करता है अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 में क्या है? अनुच्छेद 75 के उपखंड 1 में है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति कर देगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 75 के उपखंड 1। और सबसे इंपॉर्टेंट 1 है, देखिए 75 के आर्टिकल के उपखंड 1 के कम में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री से जो मंत्रियों की कुल संख्या का जितने भी मंत्रियों की कुल संख्या जो होगी 15% से, सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसको भी देखिए, इसको संशोधन किया गया, इनको 51वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट के तहत संशोधन करके 2003 में इसको संशोधन किया गया और ये डिसाइड किया गया जितने भी सदस्य हैं
सदस्यों के कुल सदस्यों के जो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 75 के उपखंड 1 के क में दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय जो है अस्तित्व में आया, प्रधानमंत्री कार्यालय अस्तित्व में आया 1977 में अस्तित्व में आया। जो मंत्रिपरिषद होते हैं लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ये आर्टिकल 75 के उपखंड 3 में दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का सदस्य होता है। नेक्स्ट देखिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री होता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। हम लोग देख लिए हैं। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु की जो सीमा है 25 वर्ष का समय सीमा रखा गया है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। उप प्रधानमंत्री का जो सृजन है, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन जो है भारत के संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये इसका राइट आंसर है। देखिए, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को देखना है और उसके आंसरों को देखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। अपने मंत्रिमंडल में भारत का प्रधानमंत्री के विषय में है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर रहता है कि अपने मंत्रिमंडलों में किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और केंद्रीय मंत्री रह सकता है 6 माह तक। सेम प्रोसेस फॉलो होता है। अगर 6 माह तक आप संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। ठीक है, 6 माह का छूट मिलता है। 6 माह के बाद आपको हटा दिया जाएगा। अगर नहीं किसी भी संसद का सदस्य नहीं बनते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संसद के संबंध में सही कथन देखना है। तो संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है और संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना और मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन या लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्रस्ताव प्राप्त रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री जवाबदेह है, लोकसभा के प्रति जवाबदेह है भारत का प्रधानमंत्री। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति और एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत आर्टिकल 75 के 3 के अनुसार ऐसा दिया गया है कि मंत्रिपरिषद जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर देखिए, राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें अपने पद पर बने रहने के लिए कहेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय यह है कि यथासंभव शीघ्र ही नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए। अपदस्थ मंत्रिपरिषद नई सरकारें बनने तक अपने पदभार का निर्वहन करेगी। सही कथन देखना है। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर धारण करेंगे। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परपाटी के रूप में पालन किया जाता है। तो प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देते हैं तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है पर इसका पालन किया जाता है। तो प्रधानमंत्री अगर निम्न सदन में बहुमत खो दें तो उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है विश्वास प्रस्ताव जो है मंत्रिपरिषद रख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। लोकसभा के सदस्यों द्वारा अगर
अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा तो लोकसभा के सदस्यों को क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा, क्योंकि मेजोरिटी जब लूज हो जाएगी तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी, लोकसभा के सदस्यों को क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, स्पीकर की अनुमति की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्यों की संख्या होना चाहिए 50 होना चाहिए। तो आपको अविश्वास प्रस्ताव पहले अगर पेश करना है तो उसके लिए आपको कम से कम 50 लोगों का न्यूनतम सदस्य होना चाहिए, उसके बाद ही अविश्वास प्रस्ताव को आप ला सकते हैं। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में कौन सा कथन सही है, इसको देखते हैं। तो भारत के संविधान में किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जाता है, क्योंकि राज्यसभा जो होता है उसको विघटित नहीं किया जा सकता है, भंग नहीं होता है, तो इसलिए केवल लोकसभा में किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो कार्यपालिका का इम्पोर्टेंट रोल होता है पर्दा के पीछे और विधायिका का जो रोल होता है पर्दा के सामने होता है। तो वह नेता जो नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री बने हैं, तो कैलाश नाथ कैडजू पहले गृह मंत्री थे, बाद में रक्षा मंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे R.K. षणमुखम शेट्टी थे, ठीक है। और इन्होंने स्वतंत्र भारत की पहली केंद्रीय बजट जो है 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया और 1948 में जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे आर के षणमुखम शेट्टी थे और इन्होंने सबसे पहला अपना केंद्रीय बजट पेश किया था 26 नवंबर 1947 को। उसके बाद जो वित्त मंत्री के रूप में जॉन मथाई की नियुक्ति हुई। भारत के स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री थे भीमराव अंबेडकर, जो थे कानून मंत्री थे, ठीक है। और भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है, बजट शब्द जो है उल्लेखित नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 12वें प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा थे, भारत के 12वें प्रधानमंत्री। और देखिए कुछ प्रधानमंत्रियों के कार्यकालों का डिस्कस किया गया, उसको देखते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह का जो कार्यकाल रहा है 2 दिसंबर 1989 को से लेकर 10 नवंबर 1990 तक। चंद्रशेखर का जो कार्यकाल रहा है 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991। एच.डी. देवेगौड़ा का जो कार्यकाल रहा है 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997। इंद्र कुमार गुजराल का जो कार्यकाल रहा है 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 अप्रैल 1998। और अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल रहा है 19 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक का रहा है कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारी नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जो है एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई है वो है लाल बहादुर शास्त्री, इनकी मृत्यु जो है देश के बाहर हुई है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देवेगौड़ा, मोरारजी देसाई, नरसिंह राव, चंद्रशेखर और चरण सिंह में से भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। चंद्रशेखर जो थे किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवेगौड़ा, R.K. गुजराल, चंद्रशेखर और मनमोहन सिंह में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? चंद्रशेखर जो है लोकसभा के सदस्य थे। भारत के प्रधानमंत्री में से अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए। चौधरी चरण सिंह जो है कभी भी उपस्थित नहीं हुए संसद में। और संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जो है आर्टिकल 352 352 आर्टिकल में दिया गया है। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार प्रयोग हुआ है
आर्टिकल 352 में। देखिए कुछ वित्त मंत्री जो रहे हैं, वीपी सिंह रहे हैं, आर.के. वेंकटरमण, आई.वी. चव्हाण और प्रणब मुखर्जी लोग, ये लोग वित्त मंत्री रह चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, ठीक है, लाइबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की जो नई आर्थिक नीति की घोषणा जो है की गई, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? N.P.V. नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सही है? और भारत के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं और RBI के पूर्व गवर्नर हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट देखिए, मंत्री नीति बनाते हैं, लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, एक कथन सही है। और संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो है कौन करता है? तो संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, बिल्कुल ही सही ऑप्शन है, दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण है। भारत संघ में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल ये गलत है। लोकसभा और राज्यसभा के प्रति किसी एक के प्रति उत्तरदायी होती है, वैसे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं, तो कारण सही है। देखिए नेक्स्ट कथन और कारण, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, तो बिल्कुल ही सही है। और वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, ये दोनों ही स्टेटमेंट की सही है, ठीक है। देखिए कैबिनेट समितियों के विषय में कौन सा कथन सत्य है, इसको देखते हैं। संविधान में कैबिनेट समितियों का जो उल्लेख नहीं है और कैबिनेट समिति जो है प्रधानमंत्री द्वारा समय की ज़रूरत और परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है, तो ये भी दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट आंसर है इसका कैबिनेट समिति के विषय में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी जो होता है मंत्रिमंडल सचिव होता है, ठीक है, मंत्रिमंडल सचिव जिसे कैबिनेट सचिव भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान संशोधन में से एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक कौन सा संविधान संशोधन में किया गया? 51वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में इसको लाया गया। 51वें संविधान संशोधन 2003 में संविधान के अनुच्छेद 75 के उपखंड 1 के क में ये बोला गया कि जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं प्रधानमंत्री सहित, तो उनके सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। तो ये 91वें संविधान संशोधन 2003 में बताया गया। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में सही है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या जो थी 18 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधिकारिक दस्तावेज भारत में संबंधित है। श्वेत पत्र जो है भारत में आधिकारिक दस्तावेज के रूप में संबंधित है, ठीक है, तो व्हाइट पेपर भी बोलते हैं, व्हाइट पेपर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, आर्टिकल 257 में बताया गया है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन आधारित है, गोपाल स्वामी अयंकर रिपोर्ट पर आधारित है। मंत्रिमंडल सचिव के कार्य है मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना और मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता प्रदान करना, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। JL नेहरू शांतिवन से उनका समाधि स्थल है और लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है उसको बोला जाता है विजय घाट,
इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को बोला जाता है शक्ति स्थल, और राजीव गांधी के समाधि स्थल को बोला जाता है वीर भूमि। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फेमस पर्सनालिटी है उनके समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है, इसको बिल्कुल ही याद कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री दिए हैं, और भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय दिए थे, 1965 में दिए थे। उनका जो कार्यकाल रहा है, लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल 1964 से लेकर 66 तक कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय सचिव पद का सृजन किया गया, 1951 में सृजन किया गया। ठीक है, तो आई होप हम लोग बहुत सारा क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन छूटता नहीं है। अब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा उसको देखेंगे। महानिवादी, महाधिवक्ता और सीएजी को नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। इसको देखिए, इस चैप्टर में देखते हैं महानिवादी, महाधिवक्ता और कैग। महानिवादी को इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता को बोलते हैं एडवोकेट जनरल। ठीक है, कैग को तो जानते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग का फुल नेम है। देखिए, सबसे पहले महानिवादी के विषय में। महानिवादी देखिए, अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है, अटॉर्नी जनरल इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये बीपीएससी के एग्जाम 2000 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए, भारत सरकार के संविधान के अनुसार या भारतीय संविधान के तहत जो महानिवादी है, अटॉर्नी जनरल पद का प्रावधान किया गया है, और अटॉर्नी जनरल जो है देश के सबसे सर्वोच्च विधि कानूनी अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, सबसे अगर पूछेगा सबसे ऊंचा पद जो कि कानून संबंधी है तो है अटॉर्नी जनरल या महानिवादी बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकल 76 के उपखंड 1 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने वाले जो पर्सन है, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो अर्हता रखता है, एलिजिबिलिटी रखता है, उसमें से किसी एक व्यक्ति को भारत का महानिवादी नियुक्त करेंगे। और आर्टिकल 76 के उपखंड 2 में दिया हुआ है कि महानिवादी का जो कर्तव्य होगा, भारत सरकार को विधि संबंधी, कानूनी संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देंगे, और इसके अलावा विधिक स्वरूप से अपने कर्तव्यों को पालन करेंगे, और समय समय पर जब राष्ट्रपति को निर्देशित करेंगे और उनको कृत्यों का निर्वहन करेंगे। ठीक है, तो ये है अटॉर्नी जनरल के काम। इसके अलावा देखिए, जो अटॉर्नी जनरल है ये बहुत इम्पोर्टेंट पद है। इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोले थे कि भारत सरकार का सबसे बड़ा पद है, जो आधिकारिक पद है। ठीक है, और कानूनी संबंधी सबसे बड़ा पद है। ठीक है, और इसके लिए कोई पारिश्रमिक तय नहीं किया गया भारत के संविधान में, और उन्हें जो पैसा या वेतन मिलेगा राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर है, यानी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया गया है कि उनको कितना वेतन या पैसा मिलेगा। ठीक है, पारिश्रमिक। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन बहुत बार आ हुआ, भारत का अटॉर्नी जनरल जो है किसी भी अदालत में सुनवाई करने का उनको अधिकार है। ठीक है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, किसी भी अदालत में उन्हें सुनवाई करने का अधिकार है। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है, वह संसद के किसी भी सदन, दोनों सदनों में, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा है, उनको उनमें बोलने या कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। साथ ही साथ दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, और मत देने का अधिकार इनका नहीं है, क्योंकि यह किसी भी संसद का सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए मत देने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन बोलने और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है संसद के किसी भी सदन में, और संयुक्त बैठक में भी इनका अधिकार है भाग लेने का। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके विषय में देखते हुए हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हम लोग देखें महानिवादी जो कि अटॉर्नी जनरल है,
इसके अलावा अगर स्टेट में बात करें, इस सेंट्रल लेवल पर हो गया महान्यायवादी। स्टेट पर बात करें तो महाधिवक्ता होते हैं, जिनको बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, या राज्य का महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं। इनका एलिजिबिलिटी यही होता है कि यह जो पद है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की जो योग्यता रहने वाला व्यक्ति हो उन्हें राज्यपाल बना सकते हैं, या भारत का नागरिक होना चाहिए, या 10 वर्ष तक, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी या हाईकोर्ट में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। तो ये सब टर्म रहेगा तो महाधिवक्ता बनने की राज्यपाल उसको नियुक्त करेगा महाधिवक्ता के रूप में या एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के रूप में। ठीक है, इनका भी सेम काम है। यह संसद के, राज्य सरकार के संबंधी जो है, राज्य के किसी भी न्यायालय, जो स्टेट हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट है, उनके समक्ष सुनवाई करने का अधिकार इनको प्राप्त है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को। साथ ही साथ जो विधानमंडल के दोनों सदन हैं, कहीं कहीं पे 2 सदन है, कहीं कहीं पे 1 सदन है, जितने भी सदन हैं उन सब में भाग लेने और बोलने का इनका अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और उन्हें भी वेतन और भत्ते उतना ही मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। ठीक है, तो राज्य के महाधिवक्ता के विषय में आपको क्लियर हुआ, इसके विषय में हम लोग डिस्कस किए हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट देखेंगे कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग के विषय में। तो इसको पहले देख लेते हैं क्वेश्चंस को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष और महान्यायवादी में से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के महान्यायवादी को नियुक्त कौन करता है? नियुक्त करता है राष्ट्रपति करते हैं, हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, तो इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हम लोग इसको देखे हैं। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने का योग्यता है उनके पास भी योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, मुख्य विधि परामर्शदाता किसको माना जाता है? महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को है। उनके विषय में कुछ सही कथनों को देखते हैं तो वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और उनमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं होती है, और उनका जो मेहनताना है, जो पारिश्रमिक है, जो उनका वेतन है, यह राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर डिपेंड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु वोट देने का अधिकार किसको नहीं है? तो भारत की अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिनको बोलते हैं हिंदी में महान्यायवादी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के महान्यायवादी होते हैं लोकसभा में कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लोकसभा की किसी भी समिति का सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा में बोल सकते हैं, और लेकिन मतदान करने का अधिकार उनको नहीं है। तो कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, और संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं कानूनी सलाहकार होते हैं, सॉलिसिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, महाधिवक्ता जो जिसको बोलते हैं महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा होता है। इसका राइट आंसर है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, इनको बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, नॉट इंडिया। ठीक है, अब देखिए ये राज्यों के कानूनी विषयों पर परामर्श देते हैं एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता, और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो भारत के कैग जिसको बोलते हैं, भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो अब इसके विषय में देख लेते हैं, आर्टिकल 148 में दिया गया है। तो भारत के संविधान में आर्टिकल 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, जिसको संक्षेप में बोलते हैं महालेखा परीक्षक। ठीक है,
ये जो होते हैं लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का मुखिया होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी लेखा संबंधी काम होता है लेखा विभाग और लेखा परीक्षक का मुखिया होते हैं। ठीक है, इनको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं लोक वित्त का क्या होता है, संरक्षक होते हैं। और इसके साथ ही साथ देश की संपूर्ण व्यवस्था को कंट्रोल में करने का इनका हाथ होता है। संपूर्ण जो वित्तीय व्यवस्था होता है इसको कौन कंट्रोल करता है, भारत के महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक करते हैं। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट एक पद है और भारत के संविधान में इनका जो नियंत्रण होता है केंद्र और राज्य दोनों में होता है, भी देखना होता है, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर होता है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनको सबसे पहले बोला था कि भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं भारतीय संविधान के सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट अधिकारी होंगे और लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक हैं। इसके अलावा देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने में और किसका सहयोग होता है, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं, निर्वाचक आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस ऑफ कमीशन होता है, इनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने में। ये लोग क्या होते हैं, एक रक्षक होते हैं, भारत सरकार के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ये भी भारत का महालेखा परीक्षक जो होते हैं राष्ट्रपति के सम्मुख क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं और प्रतिज्ञान करते हैं। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल होता है, देखिए भारत के महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का होता है या 65 वर्ष की आयु तक इनका वैलिडिटी होता है, या तो इनका वैलिडिटी मतलब कार्यकाल होता है। ठीक है, ये चाहे तो अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को भेज सकते हैं और राष्ट्रपति द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। और जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, तो उनको भी इसी तरह भी हटा सकते हैं भारत के महालेखा परीक्षक के। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दोनों सदनों की विशेष बहुमत के साथ ही साथ उनके दुर्व्यवहार या अयोग्यता का प्रस्ताव पास करके उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इनका काम जो है बहुत ज़्यादा है और इनकी स्वतंत्रता भी बहुत मैटर रखती है भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने पर। ठीक है, इनको देखिए स्वतंत्रता क्या क्या दी गई है। इनको स्वतंत्रता यह है कि इन्हें कार्यकाल की सुरक्षा मुहैया कराई गई है और राष्ट्रपति द्वारा संविधान में जो भी उल्लेखित कार्रवाई है इस कार्रवाई के जरिए ही उनको हटाया जा सकता है और इनका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा होती है। ठीक है, और ये अपना पद छोड़ने के बाद किसी अन्य पद, चाहे वो भारत के कोई भी सरकार का पद हो, चाहे राज्य सरकार का हो या सेंट्रल लेवल पर हो, किसी भी पद को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है। अगर एक बार भारत का महालेखा परीक्षक और नियंत्रक भारत का नियंत्रक बन गए हैं तो उनको भारत सरकार या राज्य सरकार किसी भी पद पर उनको ग्रहण करने की अनुमति नहीं होगा। ठीक है, एक बार बनने के बाद। ठीक है, और उनका जो वेतन भत्ता है सब संसद पर डिपेंड करता है। ऐसा माना जाता है उच्चतम न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनके बराबर इनको सैलरी मिलती है। ठीक है, इनका कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्य को देखना जरूरी है क्योंकि कार्य ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका कार्य सबसे पहले देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति को। और देखिए भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक के पदों का सृजन जो है संविधान द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। देखिए इनके बारे में कौन सा कथन सही है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका वेतन जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है और सेवानिवृत्ति के पश्चात यह सरकारी सेवाओं के अयोग्य हो जाते हैं और उन्हें राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता है, बल्कि उसे उसी रीति से हटाया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक को उनको पद से हटाए जाने की प्रक्रिया जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा पालन किया जाता है। तो सबसे पहले इनके कामों को देख लेते हैं। तो भारत के संचित निधि से जो होने वाले व्यय हैं उनके लेखा परीक्षक करना और उनके संबंधी
प्रतिवेदन को प्रस्तुत करना। इसके बाद देखिए आकस्मिक जो निधि होती है, इमरजेंसी फंड होता है, और लोक लेखाओं से होने वाले जो व्ययों की लेखा परीक्षा करना, उसका जोड़ घटाना, मतलब कहाँ से कितना पैसा आना गया, आया कितना गया, इस सब का डेटा तैयार करते हैं और इसके संबंध में प्रतिवेदन को भी प्रस्तुत करते हैं। और सभी व्यापार, चाहे निर्माण हो, लाभ हो, हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और इसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये सब इनका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लोक निधि के फलोत्पादक आयासित प्रयोग की सुरक्षा करने के साथ साथ भारत के महालेखा परीक्षक के कार्यालय का महत्व होता है। कैग के मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। और इसके अलावा देखिए कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियों उन लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की जो अंतिम जिम्मेदारी है संसद की है। संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है, आर्टिकल 149। और देखिए नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा होती है और उन्हें पद से हटाया जाता है। संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। देखिए नेक्स्ट, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक मित्र मार्गदर्शक होता है, लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1971 का संशोधन महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, शक्ति और सेवा अधिनियम लेखांकन, अकाउंटिंग और लेखा परीक्षक ऑडिटिंग को पृथक करता है और कैग को लेखा की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति करता है। यह संशोधन किया गया है 1976 में। लोक निधि का विभाग किसे बोला जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का अभिभावक बोला जाता है। देखिए इसके अलावा लोक नीति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कामों को और देख लेते हैं। आपने देखा है कि भारत का जो संचित निधि है और राज्य का संचित निधि, प्रत्येक संघ शासित प्रदेश का संचित निधि जहाँ विधानसभा हो और जहाँ पे व्यय संबंधी लेखाओं का लेखा परीक्षक कैग करता है। और इसके अलावा देखिए जितने भी ऋण संबंधी हो गए, ऋण जमा, अग्रिम बचत खाता, धन संबंधी, व्यवसाय संबंधी जो भी लेन देन है लेखा परीक्षक ही करता है। ठीक है। और राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी भी प्राधिकारी के लेखाओं का भी लेखा परीक्षक कौन करता है? कैग करता है। उदाहरण के लिए जो स्थानीय निकायों का लेखा परीक्षक होता है उसको। और राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देना होता है कि केंद्र और राज्यों के लेखा किस रूप में रखे जाने चाहिए। ये सब लोक लेखा समिति ही करता है। और देखिए इसके अलावा देखिए राज्य सरकार के जो लेखा संबंधी रिपोर्ट होता है वो भी राज्यपाल को देता है और उन्हें विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। ये सब काम लोक लेखा समिति का काम होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत होते हैं? सार्वजनिक खर्च का परीक्षण करना और सार्वजनिक राजस्व और वित्तीय प्रशासन, इसका राइट आंसर है। भारत के कैग कार्य करते हैं, लोक वित्त संरक्षक के रूप में कैग जो है कार्य करते हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने हैं। ठीक है, तो ये रहा चैप्टर कंप्लीट हुआ कैग। अब देखते हैं वरीयता अनुक्रम। वरीयता अनुक्रम का मतलब होता है सीक्वेंस, पदों का सीक्वेंस। सबसे हाईएस्ट पद, उसके बाद उससे लोएस्ट, उससे लोएस्ट। जो भारत सरकार की जो सबसे हाईएस्ट पद है उसको देखते हैं, उसके बाद उसके नीचे एक डिक्रीज ऑर्डर में देखते हुए जाएंगे। सबसे पहले हम पदों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं एक ओरल वे में। देखिए भारत सरकार वरीयता क्रम की अगर देखा जाए, वरीयता क्रम की बातों में तो सबसे हाईएस्ट पद है राष्ट्रपति का। हम लोग देखें सबसे उच्च पद है राष्ट्रपति, के बाद होता है उपराष्ट्रपति और थर्ड नंबर पे आते हैं भारत के प्रधानमंत्री।
और चौथे नंबर पे जो सबसे हाईएस्ट पद है राज्यों के राज्यपाल, जितने भी राज्यों के राज्यपाल हैं उनका पद है चौथे नंबर पे, ठीक है। और 5वें नंबर पे हैं जो भी भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं उनका पद सबसे सर्वोच्च माना जाता है, 5वें नंबर पे है, ठीक है। और 5वें के ही क नंबर पे कभी कभी उप प्रधानमंत्री का भी डिस्कस किया गया है, तो प्रधानमंत्री 5 के क में ही है। अब इसके बाद देखिए 6ठे नंबर पे हैं जो भारत के चीफ जस्टिस होते हैं, CJI होते हैं 6ठे नंबर पे। और लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ये भी 6ठे नंबर के समतुल्य होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के, ठीक है। इसके अलावा देखिए 7वें नंबर पर नेक्स्ट देखा जाए, 7वें नंबर पर जितने भी केंद्र के सेंट्रल लेवल के कैबिनेट मंत्री होते हैं वो सब 7वें। इसके अलावा देखिए राज्यसभा एवं लोकसभा के जो विपक्ष के नेता हो गए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो गए, भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो गए और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य, ये सब 7वें नंबर के क्रम में आते हैं। और 7वें के क नंबर पे आते हैं, इनकी भी हैसियत बहुत ज़्यादा होती है, जो 7वें क नंबर पर जो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति होते हैं। और 8वें नंबर पे होते हैं देखिए जो भारत से जो विदेशों के असाधारण या पूर्ण अधिकारी राजदूत होते हैं, राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त होते हैं और राज्यों के राज्यपाल हो गए जो अपने राज्य के बाहर हो तो उनको, ठीक है। और राज्यों के मुख्यमंत्री जो अपने राज्य के बाहर हों, इस सब का। 9वें नंबर पे जो पद है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए। 9 के क में संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष हो गया। अभी हम लोग पढ़े थे कैग के बारे में, कैग भी है। 9 के क में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। 10वें के जो पद है, 10वां पद, टॉप 10 पद को देख रहे हैं तो राज्यसभा के उपसभापति होंगे और उन्हीं के समतुल्य होते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, राज्यों के उप मुख्यमंत्री और केंद्रों के राज्य मंत्री होते हैं, ठीक है। और लास्ट होते हैं 11वां नंबर के देखा जाए तो भारत के जो महान्यायवादी होते हैं और कैबिनेट सचिव, उपराज्यपाल, ये सब 11वें नंबर पर आते हैं। 12वें नंबर पर होते हैं जो भी सेनाओं के जनरल होते हैं, ठीक है, सेना प्रमुख होते हैं, वो सब 12वें नंबर पर आते हैं। तो टॉप 12 नंबर के पद को देखे हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए सही अनुक्रम बताना है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद संघीय मंत्रिमंडलीय सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मंत्रिमंडलीय सचिव आते हैं। देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से ऊपर कौन आता है, इन सब ऑप्शनों में से देखना है। तो भूतपूर्व राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होते हैं भारत के मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में उप प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, अपने राज्य में राज्यपाल तथा लोकसभा अध्यक्ष में सबसे पहले कौन है? तो अपने राज्य के राज्यपाल सबसे पहले हैं, ठीक है। तब हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे संसद के विषय में पढ़ेंगे, लोकसभा के विषय में। बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग समझे, बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चनों को कवर कर चुके हैं। अब देखेंगे लोकसभा के विषय में, इसके क्वेश्चनों को ढंग से पढ़ेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। और उसके बाद स्टेटों में घुसेंगे। तो पहले लोकसभा को कंप्लीट करके उसके बाद हम आगे देखेंगे, ठीक है।